गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण, गोली दर्पण, परावर्तन के नियम आदि का अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बच्चों ये लिखा गया है, कुछ परिभाषाएं हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए जी बच्चों हम लोग अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण का ध्रुव। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे दर्पण का ध्रुव। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका दो दर्पण बनाया गया है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। यह अवतल दर्पण जो है बच्चों, क्योंकि ध्यान रखिए यह जो आपका यह बना हुआ है अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो तथा धसे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बच्चों? जब धसे हुए भाग पर कलई की गई हो तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे भाग पर हो तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात रही, जिसके विषय में हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया। यहाँ पर हमें जो है पढ़ना है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो हेडिंग यही डालेंगे दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए दर्पण के केंद्र बिंदु को, दर्पण के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह बच्चों यह दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है। तो इनका जो है केंद्र बिंदु, इसी केंद्र बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर हम इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो यह चित्र बना लेंगे अवतल दर्पण, यह उत्तल दर्पण और यह इसका केंद्र बिंदु P है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। चलिए बच्चों, अब दूसरा हेडिंग डालेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ध्यान रखिए बच्चों, यह जो दर्पण आपका बना हुआ है अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो मान लीजिए यह जो आपका दर्पण बना हुआ है, इस खोखले गोले का यह आपका भाग, ठीक है, और यहाँ पर यह आपके खोखले गोले का भाग है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह जो आपका अवतल दर्पण है, यह दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। यह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले भाग का केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? किस तरह से परिभाषा लिखेंगे वक्रता केंद्र का? वक्रता केंद्र की हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए यह आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का ये देखिए यह जो खोखले गोले का भाग है, इस खोखले भाग का जो केंद्र है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण बना हुआ है। उत्तल दर्पण देखिए यह खोखले गोले का भाग है और इसका यह केंद्र बिंदु C है, अर्थात इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र यह C हुआ। यहाँ ध्यान रखिए यह जो वक्रता केंद्र है यह आपका देखेंगे यह दर्पण के सामने वक्रता केंद्र होता है और यह दर्पण के पीछे होता है वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण में यह कलई की गई है, तो कलई के जो सामने जहां पर प्रकाश का परावर्तन होता है इसके सामने वक्रता केंद्र है। यहाँ देखिए यह कलई की गई है, कलई के पीछे अर्थात दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र होता है।
तो यह ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में जो आपका वक्रता केंद्र है वह दर्पण के सामने होता है तथा उत्तल दर्पण में यह दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी हेडिंग की तरफ देखते हैं। तीसरी हेडिंग डालेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो वक्रता त्रिज्या भी ठीक उसी तरह से उसकी परिभाषा देंगे। वक्रता त्रिज्या की भी जिस तरह से आपने वक्रता केंद्र का दिया है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कैसे देंगे कि यहाँ देखेंगे दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या ही दर्पण की त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यह आपका खोखला गोला है। ठीक है, इस खोखले गोले की यह त्रिज्या है। ठीक है, और इस त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ इसकी यह त्रिज्या है और इस त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो यह परिभाषा आपकी हो गई वक्रता त्रिज्या। अब हेडिंग डालेंगे बच्चों मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्यान रखिए मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर यह आपका क्या है, यह आपका वक्रता केंद्र है और यह आपका ध्रुव है। तो क्या करेंगे, इसी की परिभाषा बनाएंगे। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह वक्रता केंद्र बच्चों यह ध्रुव है, तो इन्हीं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यही है मुख्य अक्ष, यह है बच्चों मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखिए यह आपका ध्रुव है, यह केंद्र है, तो इसके मिलाने वाली जो भाग है आपका यही क्या कहलाता है, यही आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष हो गया। चलिए अब हम पांचवें हेडिंग पर चलते हैं, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे अभिलंब। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो आपका दर्पण है, यह जो आपका खोखला गोला है, इस खोखले गोले को यहाँ से इसको काटकर, इस खोखले गोले का कुछ भाग काटकर यह दर्पण बनाया गया है। अर्थात कितना भाग ही दर्पण और पूरा भाग यह खोखला गोला है। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं अभिलंब। तो यह जो आपका वक्रता केंद्र है बच्चों, दर्पण के किसी भी बिंदु से, दर्पण के किसी भी बिंदु से यदि वक्रता केंद्र को मिलाया जाए तो वह क्या कहलाएगा, वह अभिलंब कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्या है, यह आपका एक दर्पण है यहाँ से। ठीक है, चलिए हम इस दर्पण का नाम दे देते हैं यम और यम1। यम और यम1 दर्पण है। इस दर्पण के किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु से और इस वक्रता केंद्र को यदि मिला दिया जाए, एक रेखा खींच दिया जाए, तो यही क्या कहलाएगा, यही अभिलंब कहलाएगा। अर्थात यह यम की क्या होगा, अभिलंब होगा। इस दर्पण के किसी भी भाग पर यदि यहाँ से मिलाया जाए तो भी क्या होगा, यह अभिलंब होगा। यहाँ से मिलाया जाए इस वक्रता केंद्र को तो यह भी क्या होगा, अभिलंब होगा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि दर्पण के किसी भी बिंदु से यदि वक्रता केंद्र को मिलाया जाए तो यह क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो यही परिभाषा लिखेंगे कि दर्पण के किसी भी बिंदु से यदि वक्रता केंद्र को मिलाया जाता है तो उसे ही हम अभिलंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रदर्शित है MC क्या है, एक अभिलंब। अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, यह दर्पण का द्वारक क्या है बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे दर्पण का द्वारक। लिखेंगे दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो दर्पण का व्यास होता है बच्चों उसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब ध्यान रखिए, यह जो आपका दर्पण है क्या है आपका, यह आपका दर्पण है बच्चों यह आपका दर्पण है यम और यम डैश। तो यही यम और यम डैश का जो व्यास है उसी व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे यह चीज दिया जाए, ठीक है, तो यही यम और यम डैश क्या है, इस दर्पण का द्वारक। यम यम डैश दर्पण का द्वारक हुआ। तो दर्पण समझ में आया बच्चों, दर्पण का द्वारक अर्थात दर्पण का व्यास
को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ चित्र में यम और यम डैश क्या है? दर्पण का द्वारक। चलिए बच्चों, यह तो हो गया दर्पण का द्वारक। अब हम आते हैं फोकस। फोकस किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान रखिए, फोकस किसे कहते हैं? यह बच्चों आपका एक दर्पण है, ठीक है, और यह आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे यह रेखा है तो ठीक इसी के समानांतर एक रेखा हो, जैसे ये क्या है? मुख्य अक्ष की क्या है? समानांतर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ध्यान रखिए, फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे यह है, ठीक है, तो यहाँ पर एक निश्चित बिंदु मान लीजिए यह है, यहाँ से यह होके जा रहा है, यही क्या है? यही आपका यफ है, ठीक है। चलिए ये यहाँ से होके जो है, अगर यहाँ से कर देंगे, यहाँ से होकर जा रहा है तो भी ये यहाँ से होके जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, यह जो है आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, ठीक है। यह मान लीजिए आपका, ठीक है। किसी तरह से भी और भी अगर हम देना चाहें तो यहाँ से एक और रेखा खींच दीजिए, ठीक है, और यह भी कहाँ से होकर जाएगा? इसी फोकस से होकर जाएगा। यहाँ भी एक खींचना चाहे तो खींच दे, ठीक है, यह भी कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। यह आपका आपतित किरण है, यह बच्चों परावर्तित किरण है। यह क्या है? आपतित किरण है और यह क्या है? परावर्तित किरण है। तो यही जो बिंदु है एक निश्चित बिंदु है, इसी निश्चित बिंदु को हम फोकस कहते हैं, ठीक है, या जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस या मुख्य फोकस के कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यह तो होकर जाती है, ठीक है। दूसरा, यदि आती हुई प्रतीत हो, तो आती हुई प्रतीत होने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण में अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो यह प्रकाश जैसे आ रहा है, यह प्रकाश, ठीक है, तो इस तरह से आपका आती हुई प्रतीत होगी। यह आपका आपतित पर रहा है और यह आपका परावर्तित। ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ भी देखेंगे आप, इस तरह से खींचेंगे और ये यहाँ इस तरह से आएगा, ठीक है। यह आपका आपतित है और यह, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी जो है, अगर आप यहाँ से खींचना चाहें, यहाँ से खींचना चाहें तो भी आपका क्या होगा? इसी से होके जाएगा, इस तरह से बच्चों ये, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से खींच दें तो यह इस तरह से होकर आएगा और यही आपका कैपिटल एफ है, जिसको हम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, एक बार फिर से परिभाषा, मैंने क्या बोला कि फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, यह आपका मुख्य अक्ष है और यह जितने भी यह जो आपकी किरण है, प्रकाश की किरण है, सब क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए यह मुख्य अक्ष के सभी समानांतर। तो आपने यह लिखा कि मुख्य अक्ष यह है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। तो यहां देखिए क्या अवतल दर्पण में होकर जाती है, अवतल दर्पण में होकर जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम हेडिंग डालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्यान रखिए बच्चों, फोकस दूरी। तो ध्यान रखिए, फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को जो है फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह तो चित्र आप बना लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर यदि हम इसको मिटा दें तो यह ध्यान रखिए, यह आपका फोकस एफ है और यह आपका पी ध्रुव है। तो यही फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया आपका फोकस दूरी। अब हेडिंग डालेंगे फोकस तल। यह फोकस तल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो आपका फोकस है, ठीक है, फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है, उस तल को फोकस तल कहते हैं। इस तरह से यह देखिए, यह आपका फोकस है। ठीक है, तो यह जो फोकस है, फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है, यह जो तल है, यही तल क्या है? यही तल फोकस तल है। यही तल फोकस तल है। तो चित्र जो है अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप यहाँ जो है चित्र बनाएंगे, यह सब प्रदर्शित नहीं करेंगे, इस सब प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, केवल मुख्य अक्ष प्रदर्शित करेंगे इस तरह से। ठीक है, यह मुख्य अक्ष है और यह आपका फोकस है। ठीक है, तो फोकस तल किसे कहते हैं बच्चों? कि यह जो फोकस है, फोकस पर यह मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया आपका फोकस तल। प्रतिबिंब, हम हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे। किसी, देखिए यहां पर यह वस्तु AB है, AB यह वस्तु है, यहीं से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या प्रतिबिंब हेडिंग डालेंगे। तो किसी वस्तु बिंदु, यह वस्तु AB है, उसका एक बिंदु A है। ठीक है, तो किसी वस्तु बिंदु A से, ठीक है, आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासीय प्रतिबिंब। अब हेडिंग डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग डालेंगे और यह चित्र बना लेंगे और लिखेंगे कि वस्तु बिंदु से आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनता है तथा वास्तविक होता है। और यह चित्र आप लोग बना लेंगे बच्चों। यह AB क्या है? वस्तु है। और यह देखिए, यह AB वस्तु रखा गया है और इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए, A यहाँ पर ऊपर है, A1 यहाँ हमने लिख दिया, वह नीचे लिख दिया है, B यहाँ नीचे था, B यहाँ ऊपर हो गया है। तो यही B1A1 इस वस्तु का प्रतिबिंब बना, जो इस वस्तु से क्या है? उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक क्यों है? ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि यह देखिए, यह जो आपका यह दर्पण है, दर्पण के यह सामने है। जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है वह आभासीय प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से जो है उल्टा बनता है और वास्तविक होता है, अर्थात दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब बनता है। चलिए, अब हम बात करते हैं आभासीय प्रतिबिंब। तो आभासीय प्रतिबिंब की बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें,
तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यह इसके दबे हुए भाग पर कलई की गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इस तरह से यह आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। और यह मुख्य अक्ष का ये आपका फोकस है, यह आपका आपतित है, यह आपका परावर्तन है, ठीक है। चलिए अब हम ध्यान रखिए, यहाँ से यह आपका मुख्य अक्ष है और यह वस्तु आपका है। अब यहाँ से यदि इसके वक्रता केंद्र पर, यह तो आपका फोकस था, अब वक्रता केंद्र पर यदि कोई वस्तु है इस तरह से, ठीक है, यहाँ सी है, ठीक है, तो यहाँ पर यह इसका प्रतिबिंब बनता है, यह आपका ए बी, तो इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे कि वही आभासी प्रतिबिंब का हेडिंग डालेंगे, यह चित्र बनाएंगे और लिखेंगे कि किसी वस्तु बिंदु से आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है किसी दूसरे बिंदु पर, तो उस दूसरे बिंदु का पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इसका प्रतिबिंब वस्तु से सीधा बनता है, ठीक है, वस्तु से सीधा बनता है और आभासीय प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के पीछे बन रहा है, यह कलई की गई है, कलई के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। तो जब कलई के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। देखिए यह जो है, यह जो वस्तु रखा गया है वह मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है और यहाँ भी जो प्रतिबिंब प्राप्त है बच्चों, यह मुख्य अक्ष के ऊपर। जब मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रखा गया हो या उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बने तो समझ लीजिए वह सीधा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वस्तु जो रखा गया है वह मुख्य अक्ष के ऊपर है, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे। तो जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बने तो वह प्रतिबिंब उल्टा होगा और जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो वह प्रतिबिंब आपका सीधा होगा। इस तरह से हमने देख लिया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे अंतिम पॉइंट जो है कि किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। अब हम जो है हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं बच्चों। इसका पहले नियम की हम बात करते हैं कि यह जो मान लीजिए यह आपका एक दर्पण है और यह कौन सा दर्पण है बच्चों, क्योंकि ऊपरी भाग पर हम कलई कर रहे हैं और नीचे वाले भाग पर जो धंसा हुआ भाग है उस पर प्रकाश का परावर्तन होगा, तो यह कौन सा दर्पण होगा, यह अवतल दर्पण होगा। तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण में, ठीक है, पहला नियम इसका यह है, प्रतिबिंब के बनने का पहला नियम यह है किरण आरेख द्वारा कि यदि कोई वस्तु जो है मुख्य अक्ष के, यदि प्रकाश किरण, लिखेंगे यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देखिए यह मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो वह फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यह पहला नियम है, ठीक है, आएगी अर्थात अवतल दर्पण में, ठीक है, आती हुई प्रतीत होगी अर्थात यह उत्तल दर्पण में होगा। उत्तल दर्पण में किस तरह से बनेगा बच्चों, उत्तल दर्पण में इस तरह से बनेगा, दबे हुए भाग पर हम लोग कलई करेंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर यह आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर यह प्रकाश आपने डाला है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके फोकस से होकर क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो यह आपका यफ है, तो यह आपका उत्तल दर्पण का है, यह अवतल दर्पण का है। तो यह इसका पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर जाएगी, यह पहला नियम है। चलिए इसके दूसरे नियम की हम बात करें, इसका दूसरा नियम क्या है। इसका दूसरा नियम यह है कि यदि प्रकाश किरण
फोकस से होकर जाए, फोकस से होकर जाए तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी। यह आपका दूसरा नियम है बच्चों। ठीक है, यह दूसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित हो तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी, और इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रतीत होगी। यह आपका क्या है? यह आपका दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है बच्चों इसका? यह आपका P है बच्चों, यह आपका फोकस है और यह आपका C है। यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर आए तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, वह वक्रता केंद्र से ही होकर वापस चली जाएगी। यह इसका तीसरा नियम है। अर्थात यदि कोई प्रकाश किरण जो है इस वक्रता केंद्र से होकर, यह वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, तो यह वक्रता केंद्र से ही होकर परावर्तित हो जाएगी, उसमें आती हुई प्रतीत होगी। यह इसका तीसरा नियम है। ठीक है बच्चों, अब चलिए चौथे नियम की बात करते हैं। यह चौथा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण या ध्रुव है, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से मुख्य अक्ष के तिर्यक रेखा, मुख्य अक्ष के तिर्यक रेखा, यह आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण इस ध्रुव से, ध्रुव से नहीं, ध्रुव पर लिखेंगे इसका चौथा नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, ध्रुव पर मुख्य अक्ष के तिर्यक रेखा से आपतित होती है तो वह ध्रुव से मुख्य अक्ष के तिर्यक रेखा से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यह आपतित किरण जितने अंश का कोण बना के यह आपतित होगी, उतने अंश का कोण बना के यह परावर्तित भी होगी। यह प्रतिबिंब बनने के नियम का यह आपका चौथा नियम है। यही 4 नियम है बच्चों। क्योंकि हम आपको इस समय शाम को जो है आपका पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और लाइट की समस्या होने की वजह से हम आपका यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हो सकता है आज जो है लाइट न होने की वजह से कुछ फिगर आपको साफ न है। चलिए, और अगला वीडियो हम अगले दिन नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।